प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग 20 क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहे हैं, जैसे पोषण से श्वसन, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इस तरह से चैप्टर वाइज अभी क्वेश्चन जा रहा है। तो 20-20 क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो हर एक चैप्टर से और हर एक चैप्टर का वो कंसेप्ट है। जैसे मान लें कि 20 क्वेश्चन हम रक्त परिसंचरण तंत्र का ही निकाले तो उसे पूरा ब्लड के बारे में बतलाते हैं। उत्सर्जन तंत्र के बारे में लेंगे तो पूरा उत्सर्जन अंग के बारे में बतलाएंगे। तो इससे कंसेप्ट भी बनेगा और इससे जो क्वेश्चन पूछेगा छूटेगा भी नहीं और इंटरेस्ट भी बनेगा। तो दरोगा, सिपाही, एनटीपीसी, ग्रुप डी जितने भी विद्यार्थी हैं सबको फ़ायदा पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है, दरोगा का नहीं, तो सबके लिए है। और सब लोग देखेंगे ये वीडियो को, आप पूरा वीडियो देखें ताकि इसमें कंसेप्ट है, हर एक क्वेश्चन पर कंसेप्ट है। तो इससे हम लोग कंसेप्ट बनेगा तभी परीक्षा में हम लोग लिख पाएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं आज क्या, उत्सर्जन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सक्रेशन। इसे 20 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी जान लें कि उत्सर्जन होता क्या है। तो उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर में हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं। जैसे भोजन हम लोग लेते हैं तो भोजन लेने के दौरान उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में। उस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन जो अंग हानिकारक पदार्थों को निकालता है उत्सर्जन अंग कहलाता है। जैसे किडनी मूत्र के रूप में उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालता है, लीवर है, त्वचा, फेफड़ा इत्यादि उत्सर्जी अंग हो गए हम लोग में। तो उत्सर्जन से दिखाएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और हर एक क्वेश्चन का हम डिस्कशन भी करते रहेंगे, जो ध्यान से देखते जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। पहला क्वेश्चन में है कि स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। तो पहले आंसर हम लोग लिख लेंगे बी, यानी यूरिया। देखो, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में हम लोग से क्या निकलता है, तो मुख्य रूप से यूरिन के रूप में निकलता है, यूरिया निकलता है। तो हर एक जीवों में उत्सर्जित पदार्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं जो मुख्य रूप से अमोनिया निकालते हैं, कुछ यूरिक अम्ल निकालते हैं, कुछ ये अमीनो एसिड निकालते हैं। तो इस तरह से उत्सर्जित पदार्थ के निकालने के आधार पर जीवों को हम लोग इस प्रकार से बांटते हैं, जैसा कि आप देखेंगे। वैसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में मुख्यतः यूरिया निकालता है वो कहलाएगा क्या, यूरियोटेलिक। जैसे स्तनधारी, जितने स्तनधारी हैं, स्तनधारी का मतलब क्या है, जिसका बाहरी कान हो, जिससे आदमी, घोड़ा, गाय, बैल, भैंस क्या है, स्तनधारी हैं, इनके बाहरी कान हैं। तो जितने भी स्तनधारी हैं वो होते हैं यूरियोटेलिक, अर्थात इसके यूरिन से क्या निकलता है, यूरिया। तो यूरिया निकालने वाला को क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक। इससे और क्वेश्चन निकलेगा कि मनुष्य होता है यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, एमिनोटेलिक, तो हो जाएगा यूरियोटेलिक। इस तरह का क्वेश्चन निकलता है, इसलिए हर एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। दूसरा लिखे हैं कि वैसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमोनिया निकालता है उसे अमोनोटेलिक कहते हैं। जो अमोनिया निकाले मुख्य उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उसको क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक। जैसे जलीय जंतु का कि अमीबा, हाइड्रा, जलीय मछलियाँ, तो ये हो जाएंगे क्या, जलीय जंतु क्या हो जाएंगे, अमोनोटेलिक। तो ये अमोनोटेलिक हो गया। अगला है कि वैसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमीनो अम्ल निकालते हैं तो इसको कहा जाएगा अमीनोटेलिक। जैसे स्टार फिश, जिसको तारा मछली कहते हैं हिंदी में, और ये आता है एकाइनोडर्मेटा संघ में, यानी कि फाइलम में। तो एकाइनोडर्मेटा फाइलम का जीव है स्टार फिश, जो कि क्या होता है, एमिनोटेलिक। मतलब कि उत्सर्जित पदार्थ के रूप में ये मुख्य रूप से निकालता है एमिनो एसिड। यहाँ तक क्लियर। और आगे देखेंगे कि वैसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल निकालते हैं
उसको हम लोग कहेंगे यूरिकोटेलिक। जैसे सरीसृप, सरीसृप को कहते हैं रेप्टाइल, जो रेंग करके चलता है उसको रेप्टाइल कहते हैं। जो छिपकली, गिरगिट, सांप, ये क्या है? सरीसृप हैं, और ये होते हैं ये यूरिकोटेलिक। पक्षी भी यूरिकोटेलिक के अंतर्गत आता है। तो मतलब कि सरीसृप और पक्षी क्या है? यूरिकोटेलिक है। तो इस तरह से अभी हम उत्सर्जित पदार्थ के उत्सर्जन के आधार पर हम लोग जीव का टाइप देख लिए। तो अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो पहला चॉइस है रेप्टाइल, दूसरा एविज, तीसरा दोनों। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी, यानी 2 का सी हो जाएगा। अभी तुरंत दिखाए थे कि यूरिकोटेलिक में पक्षी और रेप्टाइल दोनों आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा में है कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। तो पहले आंसर लिखेंगे ए, 3 का ए। 3 का हो गया ए। कौन? नेफ्रॉन। देखिए, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होता है, जिसको आप हिंदी में वृक्क कहते हैं, और किडनी की इकाई होता है नेफ्रॉन। इसका मतलब कि बहुत सारे नेफ्रॉन मिल करके तब एक किडनी का निर्माण करता है। हम लोग में किडनी की संख्या 2 है। अब प्रत्येक किडनी सेम के बीज के आकार का होता है। अब प्रत्येक किडनी का वजन होता है लगभग 140 ग्राम। वजन से ही पूछता है, तो प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम। और किडनी का इकाई क्या हुआ? नेफ्रॉन, जहाँ पर रक्त क्षमता है, उत्सर्जित पदार्थ से बाहर निकलता है। तो वृक्क की इकाई क्या हुआ? नेफ्रॉन। तो 3 का हो गया ए। अब देखते हैं 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। चार में है कि नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। तो पहले आंसर दे दें डी, यानी 4 का डी। ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? तो बोमेन्स कैप्सूल में। इसको बोमेन्स संपुट हिंदी में कहते हैं, लेकिन बोमेन कैप्सूल भी कहाँ है वो दिखा दें हम चित्र के द्वारा। एक नेफ्रॉन में कौन कौन सी रचना होती है वो देखना है। तो ये नेफ्रॉन का एक फिगर दिए हैं। नेफ्रॉन में 2 रक्त वाहिनी है। इसका नाम है एफरेंट आर्टियोल, जिससे रक्त आ रहा है, और इससे निकलता है, इसका नाम है इफेरेंट आर्टियोल। और ये कटोरा जैसा जो रचना देख रहे हैं, नेफ्रॉन का ये मुख्य भाग है, जिसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। यहीं पर चलनी जैसी रचना होती है, जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त क्षमता है, और क्षण करके आता है कहाँ? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में। तो यहाँ रक्त क्षमता है एक प्रेशर के साथ। इस क्रिया का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये दोनों रचना को मिला के हम लोग कहते हैं मालपिगियन बॉडी। एक होता है मालपिगियन ट्यूब्यूल, जो कीट में उत्सर्जी अंग है। ध्यान देंगे कि मालपिगियन ट्यूब्यूल कीट में उत्सर्जी अंग है, और मालपिगियन बॉडी बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला करके कहा जाता है। इसके बाद एक नलिकाकार रचना देखते हैं, जिसका नाम है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। यही रचना यू आकार की नली जैसा रचना बना रहा है, तो इसका हम नाम देंगे लूप ऑफ हेनले। और लास्ट में ये डिस्टल ट्यूब्यूल है, और डिस्टल ट्यूब्यूल फिर आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलता है। तो इस तरह का आप नेफ्रॉन का फिगर देख रहे थे। एक नेफ्रॉन को हम दिखाए, तो प्रत्येक किडनी में ऐसे ऐसे लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में कितना नेफ्रॉन? 10 लाख। ये पूछता है कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर पहले लिख लें ए। 5 का ए, यानी यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। देखिए,
जैसे ओल्ड आरबीसी टूटता है तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन भी विखंडित होता है, और हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में यूरोक्रोम नामक पदार्थ बनता है। इसी यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। तो मूत्र में माने यूरिन में रहता है लगभग 95% जल, मूत्र में जल रहता है कितना 95%, यूरिया 2%, और शेष जो बच गया उसमें खनिज लवण होते हैं, हाइप्यूरिक एसिड, क्रिएटिन, तो सबको मिला करके हम लोग कहते हैं यूरिन। तो कई कोई पूछता है कि यूरिन में यूरिया की मात्रा कितना, तो यूरिया 2%, जल की मात्रा कितना, तो 95 या 96% भी दे सकते हैं। तो ये देख रहे थे हम लोग क्वेश्चन 5, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्या है? छठा में कि डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? तो पहले आंसर दे दें सी। देखिए, डायलिसिस का मतलब होता है मूत्र का, डायलिसिस का मतलब होता है रक्त का छनना। तो यह एक मशीन होता है, जैसे किडनी खराब होने के बाद डायलिसिस मशीन लगाते हैं जिसे मूत्र छनता है। तो डायलिसिस किसके स्थान पर हम लोग लगाते हैं? तो किडनी के स्थान पर, यानी ब्रिक के स्थान पर। और एक चीज़ आओ कि डायलिसिस की जो क्रिया होती है, डायलिसिस माने छनना, तो डायलिसिस की जो क्रिया होती है वह परासरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायलिसिस की क्रिया किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परासरण के सिद्धांत पर। परासरण, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑस्मोसिस, परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब होगा कि परासरण होता क्या है? तो परासरण वैसी क्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाला घोल निम्न सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। क्या कहलाएगा? परासरण। और परासरण पर आधारित है डायलिसिस। और डायलिसिस किससे संबंधित हो गया? उत्सर्जन अंग के समान हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में है कि ब्रिक बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है उसका नाम क्या है? तो हो जाएगा इसका ए, यानी कैप्सूल। कैप्सूल। ब्रिक जिस रचना से घिरा होता है उसका नाम है कैप्सूल। जैसे हृदय जिस झिल्ली से घिरा होता है उसका नाम है पेरिकार्डियम। हृदय जिस झिल्ली से घिरा होता है उसका नाम प्लीवरा। तो उसी तरह से ब्रिक जिस रचना से घिरा होता है उसका नाम कैप्सूल देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक मानव ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लगभग 10 लाख। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख। और किडनी की संख्या कितनी होती है हम लोग में? 2। आकार कैसा होता है? तो बीन शेप्ड होता है या सेम के बीज के आकार का होता है। प्रत्येक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है लगभग। तो इस क्वेश्चन से अन्य क्वेश्चन इस प्रकार से निकलेंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में है कि इनमें कौन साधारण मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सोडियम नाइट्रेट। ये सोडियम क्लोराइड क्या लवण है? तो लवण भी इसमें प्रेजेंट रहता है, जल है, यूरिया है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट इसमें नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा 9 का डी। और अब क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 में है, 10 में है कि मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तभी हम बात किए थे कि इसमें यूरिया कितना, लगभग 2%, यानी चॉइस बी हो गया। 95% जल, और जो बचा उसमें क्या रहेगा, तो लवण, हाइप्यूरिक एसिड, क्रिएटिन इत्यादि उपस्थित होते हैं। तो 10 का हम लोग देखें बी। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, पौधे में जल के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो इसका पहले आंसर हम लोग लिखेंगे सी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। जिस तरह से आप जीवों में, जंतुओं में देखते हैं उत्सर्जन, उसी तरह से पौधे में भी उत्सर्जन होता है। तो जैसे पौधा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालता है, इस क्रिया का नाम है वाष्पोत्सर्जन, यानी ट्रांसपीरेशन। इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम पूछें कि क्या है, तो बोलना होगा कि पत्ती में उपस्थित स्टोमेटा द्वारा पौधे जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन कितना होता है, तो वाष्पोत्सर्जन के दर को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है पोटोमीटर। पोटोमीटर। पूछता है कि पोटोमीटर क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन के दर को मापने वाला एक यंत्र है। तो ये हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 है। और अब चिन्ह एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो आंसर इसका हम लोग लिखेंगे पुराने जाइलम, यानी डी में। जैसे रेजिन एक पदार्थ होता है जो चीड़ से निकलता है। कहीं पूछता है कि रेजिन कहाँ से निकलता है, चीड़ से, जो पुराने जाइलम में संचित रहता है। तो ये 12 का देख रहे थे डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आंसर इसका है ए, यानी लैटेक्स। देखिए पौधे जैसे बरगद है या आक का पौधा होता है, तो उसका पत्ती तोड़ते हैं या डंठल, तो उसमें दूध निकलता है। तो पौधे से प्राप्त दूध को कहते हैं लैटेक्स। इसी लैटेक्स से हम लोग प्राकृतिक रबर प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक जो रबर प्राप्त करते हैं कैसे, लैटेक्स से। लैटेक्स में 1% एसिटिक एसिड डालते हैं, जिससे प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। तो ये 13 का हो गया ए। अब देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण होता है कहाँ, लिवर में, यानी हो जाएगा ए। 14 का ए। तो यूरिया का बनना कहाँ, लिवर में, और छनता है किडनी में। ध्यान देंगे कि छनने का काम होगा किडनी में, लेकिन यूरिया का निर्माण होगा लिवर में। तो यूरिया का निर्माण लिवर, यानी 14 का ए हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 15 में है कि इनमें से किनमें अमोनिया मुख्य और नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं। चॉइस में था मच्छर, अस्थिल मछलियाँ, मरुस्थलीय स्तनधारी, उपास्थी मछलियाँ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ख माने बी। आंसर हो जाएगा इसका बी, माने मछली। जैसे अब हम लोग लिखे थे कि वैसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमोनिया निकालते हैं, उसको कहते हैं अमोनोटेलिक। जैसे अमीबा, हाइड्रा, मछलियाँ सब दिखा रहे थे। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। 15 क्वेश्चन अभी देख चुके। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई परीक्षा में इसमें पूछा भी है, इसलिए इसे हम ध्यान से देखेंगे
और कंसेप्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन तुरंत रटा जाएगा। इसमें विशेष रटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना है, नोट करते जाना है। तो ये हम क्वेश्चन आगे देखेंगे 16 नंबर। तो 16 में है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है कहाँ? तो बोमेन्स कैप्सूल में, यानी आंसर इसका हो गया है ए, बोमेन्स कैप्सूल को ही बोमेन्स संपुट लिखते हैं हिंदी में। बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि रक्त, बोमेन्स कैप्सूल में एक रचना होता है ग्लोमेरुलस, वहाँ पर उच्च दाब पर रक्त छनते रहता है। तो उच्च दाब पर रक्त का छनना ही कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और रक्त कहाँ छनता है? तो बोमेन्स कैप्सूल में। किसके सहयोग से? तो ग्लोमेरुलस के सहयोग से। और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिला के हम कहते हैं बोमेन्स मालपिगियन बॉडी। इतना तक हो गया क्लियर। तो 16 का हो गया ए। और क्वेश्चन अब देखेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में क्या है। 17 में है कि इनमें से कौन मनुष्य के वृक्क के सदृश रचना है? तो पहले आंसर देखते हैं बी, 17 का बी, संकुचनशील रसधानी। संकुचनशील रसधानी, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे अमीबा में मिलता है, तो इसमें क्या होता है कि जल को संचित करता है और शरीर से बाहर करता है। तो आवश्यकता से ज़्यादा जल होता है तो उसको बाहर निकालना किसका काम है? संकुचनशील रसधानी का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसा काम किया? किडनी जैसा। तो ये भी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके समान काम कर रहा है? तो किडनी जैसा कार्य कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हो गया 17। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। में कि वृक्क के मूत्र नव बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माने एनुरिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनुरिया, एनुरिया कहते हैं जब वृक्क में यूरिन नहीं बना पाता है, तो वृक्क में कोई खराबी आ जाती है जिसके कारण वह यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो ऐसी क्रिया को, ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं या ऐसे रोग को कहते हैं एनुरिया। तो क्वेश्चन हो गया 18। और अब क्वेश्चन 19। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में है कि अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो इसका परिणाम क्या होगा? जैसे मनुष्य में देखे थे 2 किडनी, अब 2 किडनी में एक किडनी अगर खराब हो जाए, वो काम करना बंद कर दे, तब क्या होगा? तो वैसी स्थिति में दूसरा किडनी फंक्शन में आ जाएगा और दूसरा उत्सर्जन की क्रिया करेगा। अर्थात आंसर इसका हो जाएगा बी, दूसरा किडनी कार्य शुरू कर देगा। और लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं, यानी 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? ये पौधे में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, वो कहाँ जमा रहते हैं? पौधे में बहुत कम उत्सर्जी पदार्थ जमा होते हैं, लेकिन वो होते कहाँ हैं? पत्ती में, छाल में, एकोष्कीय रिक्तिका में। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा छाल, यानी बी। मैंने पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे गोंद है या अन्य जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, वो छाल में संचित रहता है। तो ये आंसर हो जाएगा 20 का बी। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देखें। हर एक क्वेश्चन से नया क्वेश्चन बनेगा, उस पर भी हम लोग को ध्यान देना है।
तो जितना ही परीक्षा हो, प्रतियोगी जितने परीक्षा हैं सब में ये काम करेगा, इसलिए इस पर ध्यान देंगे, बढ़िया से समझेंगे इसको, और अगर दिक्कत होगा तो कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित भी करेंगे। तो तैयारी में लगे रहें, क्योंकि परीक्षा निकट में है ना। इस साल को खाली हाथ नहीं जाने दें। इस टारगेट को पूरा करें, ये मेरी शुभकामना है। तो फिर आगे हम फिर 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।